हेलो एवरीवन, बेटा स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग इकोसिस्टम। और ये क्लास 12 का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर में हम लोग बिल्कुल बेसिक से पढ़ने वाले हैं। कुछ डिलीटेड टॉपिक है, मैं बता दूंगा, जो डिलीट हो गया अब नहीं आएगा, और प्रॉपरली सारा चैप्टर कंप्लीट करेंगे। एक शॉर्ट लेक्चर है, प्रॉपर डिटेल लेक्चर है, सब कुछ इसमें बेसिक से मैं पढ़ाने वाला हूं। तो मैं स्टार्ट करता हूं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले बेटा हमारे पास इकोसिस्टम में ये टॉपिक्स हैं जो हमें पढ़ना है। सबसे पहला टॉपिक है कि इकोसिस्टम का इंट्रोडक्शन क्या है, मतलब क्या होता है इकोसिस्टम। उसके बाद हम एक टॉपिक पढ़ेंगे प्रोडक्टिविटी, एक टॉपिक पढ़ेंगे डीकंपोजिशन, और एक टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं एनर्जी फ्लो और उसके साथ इकोलॉजिकल पिरामिड। यहां पर जो डिलीट हो गया है वो है इकोलॉजिकल सक्सेशन, जिसके पीवाईक्यू आप छोड़ सकते हैं। उसके अलावा जो डिलीटेड है उसमें एक है बायोजियोकेमिकल साइकिल। ये दो टॉपिक हैं जो आपके डिलीट हो गए हैं। कौन कौन से? इकोलॉजिकल सक्सेशन और बायोजियोकेमिकल साइकिल। तो स्टार्ट करते हैं बेटा फटाफट से। इकोसिस्टम क्या होता है इसको समझाने के लिए मैं एक डायग्राम लूंगा और उससे इसको समझाऊंगा। जैसे व्हाट इज एग्जांपल ऑफ इकोसिस्टम, इसको पहले एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो मेरे पास ये एक पॉन्ड है, आप समझो ध्यान से। मेरे पास ये एक पॉन्ड है। तो जब मैं पॉन्ड की बात करता हूं तो पॉन्ड जो है एक एक्वेटिक एरिया होता है, पानी है यहां पर। तो यहां पर कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले इसमें मेरे पास पानी होता है, इसमें मेरे पास लाइट आती है, सनलाइट आती है, इसमें मेरे पास इनऑर्गेनिक मिनरल्स होते हैं जो डिसॉल्व हैं। यस और नो, बताओ जल्दी से। ये सारी चीजें इसमें डिसॉल्व होती हैं। उसके अलावा इसमें एक टेम्परेचर की साइकिल होती है। यस यस यस। उसके साथ इनमें मेरे पास कुछ सिंगल सेल के प्लांट्स रहते हैं जिन्हें फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं। फिर मेरे पास सिंगल सेल के कुछ एनिमल्स होते हैं जिन्हें जू प्लैंक्टन कहते हैं। फिर मेरे पास यहां पर कोई छोटी सी फिश मेरे पास प्रेजेंट होगी, ऐसे है ना, फिश प्रेजेंट होगी। कुछ प्लांट्स होंगे जो यहां कॉर्नर से ग्रो कर रहे होंगे, ऐसे है ना। कुछ प्लांट्स होंगे जो नीचे डूबे हुए होंगे। ये सारी चीजें हैं। तो मैं ये समझा रहा हूं आपको कि जब हम बात करते हैं कि इकोसिस्टम के, उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं पॉन्ड इकोसिस्टम। पॉन्ड इकोसिस्टम में एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है सर? सही है सर, पहले इकोसिस्टम बताओ, बता रहा हूं, उसी पे आ रहा हूं। तो पॉन्ड इकोसिस्टम में एक होता है मेरे पास स्ट्रक्चरल कंपोनेंट। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट का मतलब है कि इस इकोसिस्टम का क्या क्या स्ट्रक्चर है। तो इसमें मेरे पास आ जाएगा स्ट्रक्चरल कंपोनेंट में एक आ जाएगा एबायोटिक। तो एबायोटिक में ये सारी चीजें आ गई, पानी, मिनरल, है ना। उसके बाद डिसॉल्व ऑक्सीजन आ गई। उसके बाद आ गया टेम्परेचर, उसके बाद लाइट आ गया। तो ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है, उसमें भी ये एबायोटिक है मेरे पास, ठीक है। अब इसमें मेरे पास बायोटिक में क्या होगा? बायोटिक मतलब लिविंग में क्या होगा? लिविंग में मेरे पास होगा फाइटोप्लैंक्टन। क्या होगा बेटा? फाइटोप्लैंक्टन होगा। और क्या होगा? जू प्लैंक्टन होगा। और क्या होगा मेरे पास? स्मॉल फिश हो सकती है। यस और नो, स्मॉल फिश हो सकती है। तो मैं इनको तीन पार्ट में डिवाइड कर लेता हूं। कैसे बताता हूं। सबसे पहले बायोटिक में वो होंगे जो खाना बनाएंगे, जिन्हें हम कहते हैं प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स में आते हैं फाइटोप्लैंक्टन। यस। और क्या आता है बेटा? सबमर्ज प्लांट, पानी में डूबे हुए प्लांट। यस। फ्री फ्लोटिंग प्लांट आ जाते हैं, फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स वगैरह ये सब आ जाते हैं, ठीक है सर। और जो कॉर्नर पे है ना, एजिस मतलब ये कॉर्नर पे ग्रो करते हैं, तो प्लांट आ जाते हैं जो किस पे ग्रो करते हैं? एजिस पे। जो एजिस पे ग्रो करते हैं वो आ जाते हैं। तो समझ में आ रहा है? हमें आपको एक एग्जांपल बता रहे हैं पॉन्ड इकोसिस्टम का। उसमें दो कंपोनेंट है, एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है, एक फंक्शनल कंपोनेंट है। जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट हमारे पास है उसमें आ जाता है मेरे पास एबायोटिक और बायोटिक। और जो फंक्शनल कंपोनेंट है, फंक्शनल का मतलब जो काम कर रहा है, उसमें मेरे पास क्या आ जाता है बेटा? फंक्शनल वाले में मेरे पास क्या आ जाता है? ध्यान से सुनेंगे। एक होता है स्ट्रक्चरल, एक होता है फंक्शनल। स्ट्रक्चरल में एबायोटिक और बायोटिक है। प्रोड्यूसर के बाद आते हैं कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स में क्या आ जाएगा? जू प्लैंक्टन आते हैं जो फाइटोप्लैंक्टन को खाते हैं। फिर स्मॉल फिश आ जाती है, ये सब चीजें आ जाती हैं। फिर आते हैं डीकंपोजर्स। यस, क्लियर है? तो जब हम किसी भी इकोसिस्टम की बात करें तो उसमें मुझे क्या क्या कंपोनेंट दिखेगा? पहला स्ट्रक्चरल कंपोनेंट, एबायोटिक, बायोटिक। दूसरा मुझे दिखेगा फंक्शनल कंपोनेंट। फंक्शनल का मतलब होता है क्या काम हो रहा है उसमें। तो उसमें क्या काम हो रहा है बेटा? उसमें काम होता है प्रोडक्टिविटी, खाना बनता है। क्या है? खाना बनता है। यस और नो। उसके अलावा उसमें एनर्जी फ्लो होता है, एनर्जी फ्लो होती है। डीकंपोजिशन होता है।
ये सारी चीजें क्या हैं बेटा हमारे पास, ये सारी चीजें क्या हैं, ये सारी चीजें मेरे पास क्या है, कंपोनेंट है उसी प्रकार के। क्लियर है, जल्दी बताओ, सही है। तो बेटा एक कंपोनेंट हमारे पास डीकंपोजर है ना, इसमें कुछ आते हैं फ्लैजिलेट, फ्लैजिलेट मतलब बॉटम पर होते हैं ये, है ना। डीकंपोजर कहाँ होंगे, जैसे कोई चीज मर जाएगी नीचे आ जाएगी तो फ्लैजिलेट होंगे, कुछ बैक्टीरिया होगा और कुछ हमारे पास क्या होगा, फंजाई होगा। तो अब मैं आपसे एक चीज समझता हूं, आपने एक डेफिनेशन पढ़ी थी इकोलॉजी। इकोलॉजी क्या होती है, एक इंटरेक्शन होता है, इंटरेक्शन मतलब लोग आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं बायोटिक एबायोटिक के साथ। इकोसिस्टम क्या होता है, एक फंक्शनल इंटरेक्शन है। मतलब इकोसिस्टम क्या है कि जो ये हमारे पास एबायोटिक और बायोटिक मिलकर जो काम कर रहे हैं ना, जो फंक्शन कर रहे हैं, उसको हम इकोसिस्टम कहते हैं। तो इसीलिए हमने क्या किया, एक पॉन्ड इकोसिस्टम का आपको एग्जांपल दिखा दिया कि पॉन्ड इकोसिस्टम एक सेल्फ सस्टेनिंग मतलब खुद से चलने वाला इकोसिस्टम है, जिसमें सारे बायोटिक एबायोटिक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट भी हैं और उसके साथ साथ मेरे पास फंक्शनल कंपोनेंट में मतलब खाना बन रहा है, प्रोडक्टिविटी हो रही है, डीकंपोजिशन हो रही है, एनर्जी फ्लो हो रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है। और एक होता है हमारे पास बायोजियोकेमिकल साइकिल्स, मतलब जैसे होता है ना कि कार्बन साइकिल और ऐसी साइकिल्स भी चल रही है मिनरल्स की, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम बोलते हैं। तो एक बढ़िया एग्जांपल है, इस वजह से हमने पहले एग्जांपल बताया और अब हम आ जाते हैं कि क्या होता है इकोसिस्टम, व्हाट इज इकोसिस्टम। अगर मुझे इकोसिस्टम को डिफाइन करना हो, अगर मुझे इकोसिस्टम को डिफाइन करना हो तो मैं क्या लिखूंगा बेटा, इट इज अ फंक्शनल यूनिट, है ना, एक फंक्शनल यूनिट है। फंक्शनल यूनिट है किसकी, ऑफ, बेसिकली किसकी, फंक्शनल यूनिट है किसकी, हमारे पास किसी बायोम की, या हम लिख सकते हैं किसी हैबिटाट की, किसी भी उसकी फंक्शनल यूनिट को हम क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम बोलते हैं, है ना। इकोसिस्टम बोलते हैं किसी भी हैबिटाट की, बायोम की एक फंक्शनल यूनिट को हम इकोसिस्टम बोलते हैं। अब जब हम ये देखते हैं कि इकोसिस्टम इज मोर फंक्शन, तो इकोसिस्टम की अलग अलग टाइप होती है हमारे पास। इकोसिस्टम की क्या होती है बेटा, अलग अलग टाइप होती है। जैसे टाइप कैसे बोलूंगा, देखो जैसे मैंने आपको बोला इकोसिस्टम एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो सेल्फ सस्टेनिंग होना चाहिए, ठीक है। अब कोई चीज सेल्फ सस्टेनिंग है, उससे साइज का थोड़ी पता चल रहा है, बहुत छोटा बड़ा हो सकता है। जैसे मान लो आप क्या करो, एक पानी का बॉटल है, मान लो ये पानी की बॉटल ऊपर से कटी होती, ऊपर इसको छत पे रख दो, तो क्या ये इकोसिस्टम बन जाएगा। अगर सारे कंपोनेंट बन जाएंगे, बायोटिक एबायोटिक, पानी भर जाएगा, उसमें लाइफ आ जाएगी, तो वो क्या हो जाएगा, इकोसिस्टम बन जाएगा। तो साइज के हिसाब से पॉन्ड एक छोटा इकोसिस्टम है, मान लेते हैं पॉन्ड मेरे पास एक माइक्रो इकोसिस्टम है। उससे भी छोटा होता है, मान लो कोई छोटा सा गड्ढा है, स्मॉल डिचेस, डिचेस मतलब होता है गड्ढा, तो उसको मैंने नैनो बोल दिया, नैनो, नैनो मतलब छोटा सा इकोसिस्टम है, ठीक है सर। फिर मेरे पास पॉन्ड हो गया, पॉन्ड को मैंने माइक्रो बोल दिया, है ना। मैंने रिवर को मैक्रो बोल दिया, मैक्रो मतलब थोड़ा सा बड़ा है, और मैंने जो ओशियन है उसको मेगा इकोसिस्टम बोलते हैं। तो साइज के हिसाब से इकोसिस्टम बड़ा छोटा हो सकता है। आपकी एनसीईआरटी क्या बोलती है, आपकी एनसीईआरटी क्या बोलती है कि हमारे पास जो जो बायोस्फीयर है ना, जहां लाइफ मिलती है, बायोस्फीयर का मतलब होता है जहां लाइफ मिलती है, वो एक प्रकार का ग्लोबल इकोसिस्टम होता है। वो क्या होता है, हमारे पास ग्लोबल इकोसिस्टम होता है, लाइफ की हम बात कर रहे हैं। तो बायोस्फीयर जो है, बायोस्फीयर जो है एक प्रकार का ग्लोबल इकोसिस्टम है। अब जब हम बायोस्फीयर को देखते हैं, ध्यान से बेटा, हम बायोस्फीयर को देखते हैं, एक तरह का ग्लोबल इकोसिस्टम है। तो बायोस्फीयर में मेरे पास बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। तो बायोस्फीयर में मैं ये देखता हूं कि पढ़ना बड़ा मुश्किल है। जैसे मान लो लाइफ कहां होती है, लैंड पर होती है, पानी में होती है, और एटमॉस्फेयर में लाइफ है, तो उसको पढ़ना बहुत मुश्किल है। इसीलिए हमने क्या किया है, हैबिटाट के हिसाब से एक्वेटिक बना दिया इकोसिस्टम को। एक्वेटिक का मतलब पानी का, तो इसमें रिवर आ जाता है, इसमें पॉन्ड आ जाता है। आपने यूस्चरीज सुना है कि नहीं सुना, यूस्चरीज होता है जहां पर फ्रेश वाटर मिक्स होता है मैरीन से। उसके अलावा आपके पास आ जाते हैं वेटलैंड्स, वेटलैंड्स मतलब दलदली टाइप का एरिया, ये सब एक्वेटिक इकोसिस्टम हो गया। अब जो लैंड है उसको कहते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। अब जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है उसको जरा समझते हैं, ये क्या होता है। लैंड है बेटा, एक तरीके से लैंड है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। तो जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम होता है उसमें फॉरेस्ट आ जाएगा, लैंड पर है ना, डेजर्ट आ जाएगा। अब ये सारे इकोसिस्टम सेल्फ सस्टेनिंग होने चाहिए। डेजर्ट, ये आ गया, फॉरेस्ट आ गया, ग्रासलैंड आ गया, ग्रासलैंड जहां बर्फ जमी रहती है, टुंड्रा, उस जगह को कहते हैं, ऐसी जगह हो गई। तो हैबिटाट के हिसाब से भी इकोसिस्टम होता है। अब हमारे पास मैन मेड नेचुरल होता है। जैसे मैन मेड क्या होता है, एग्रीकल्चरल फील्ड, जो खेती वाली फील्ड है ना, वो हो गया, उसको हम मैन मेड कहते हैं।
उसके अलावा बेटा हमारे पास होता है एक्वेरियम। एक्वेरियम मतलब जहां मछली रखते हैं ना, ग्लास का जो होता है वो मैनमेड है। नेचुरल में क्या आ जाएगा, फॉरेस्ट, डेजर्ट, ये सारे जो ना पॉन्ड, ये सारे क्या है आपके नेचुरल इकोसिस्टम है। अब एक और क्लासिफिकेशन होती है कंप्लीट इनकंप्लीट, मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लो अगर किसी इकोसिस्टम में सारे कंपोनेंट प्रेजेंट है, सारे मतलब प्रोड्यूसर, डीकंपोजर सारे प्रेजेंट है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंप्लीट इकोसिस्टम बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, कंप्लीट इकोसिस्टम बोलते हैं। तो कंप्लीट इकोसिस्टम क्या होता है, जिसमें ऑल कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, जिसमें हमारे पास क्या है, ऑल कंपोनेंट प्रेजेंट है, उसको मैंने कंप्लीट इकोसिस्टम बोल दिया। ठीक है। इनकंप्लीट का एग्जांपल जैसे कि डीप सी। डीप सी में बेटा लाइट नहीं है, लाइट एब्सेंट है, तो वहां पर जो इकोसिस्टम होता है वो इनकंप्लीट होता है, क्योंकि वहां प्रोड्यूसर नहीं है, सिर्फ कंज्यूमर और डीकंपोजर होते हैं। तो ऐसे इकोसिस्टम को हम क्या बोलते हैं, इनकंप्लीट। तो कंप्लीट और इनकंप्लीट, है ना। तो मैंने क्या किया है, एक तरह से क्लासिफिकेशन कर दिया अलग अलग टाइप से। पहला साइज के हिसाब से, दूसरा हैबिटाट के हिसाब से, तीसरा मैनमेड नेचुरल, और चौथा कंप्लीट एंड इनकंप्लीट। पर मेरे दिमाग में यह बैठना चाहिए कि इकोसिस्टम एक फंक्शनल यूनिट है। फंक्शनल यूनिट है किसकी, मतलब इकोलॉजी की, मान लो बायोम की, हैबिटाट की, एक ऐसी यूनिट जो काम करती है, उसे इकोसिस्टम कहते हैं। ठीक है। अब यहां से हम क्या पढ़ेंगे बेटा, यहां से हम पढ़ेंगे कि इकोसिस्टम का क्या फीचर होना चाहिए। मान लो किसी भी इकोसिस्टम के क्या क्या फीचर होना चाहिए। पहला, सबसे पहली बात, इकोसिस्टम सेल्फ सस्टेनिंग होना चाहिए। मतलब उसको बाहर से एनर्जी चाहिए सनलाइट की फॉर्म में, पर एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिसमें खुद से खाना बने, खुद से कोई कंज्यूमर हो, सेल्फ सस्टेनिंग यूनिट होनी चाहिए। दूसरा फीचर होना चाहिए बेटा कि इकोसिस्टम में स्ट्रक्चरल में मेरे पास आ जाता है बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट। यस, बायोटिक और एबायोटिक। एंड फंक्शनल कंपोनेंट प्रेजेंट हो। स्ट्रक्चरल और फंक्शनल कंपोनेंट अगर मेरे पास प्रेजेंट है तो उसको हमने क्या बोल दिया, उसको हमने बोल दिया फीचर ऑफ इकोसिस्टम। फीचर ऑफ इकोसिस्टम में मेरे पास फंक्शनल और स्ट्रक्चरल दोनों प्रकार के कंपोनेंट प्रेजेंट होने चाहिए। क्या यहां तक कोई डाउट है? स्ट्रक्चरल और फंक्शनल दोनों तरह के कंपोनेंट हमारे पास क्या होने चाहिए, प्रेजेंट होने चाहिए। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल कंपोनेंट की। अब आपको पता है स्ट्रक्चरल कंपोनेंट कौन से थे, याद है आपको? स्ट्रक्चरल और फंक्शनल। भाई फंक्शनल कंपोनेंट और स्ट्रक्चरल कंपोनेंट में कौन कौन से एग्जांपल है? जैसे स्ट्रक्चरल में मैंने क्या लिखा था, एक होता है एबायोटिक, यस, लाइट, टेम्परेचर। दूसरा हो गया बायोटिक। फंक्शनल कंपोनेंट में क्या क्या चाहिए, प्रोडक्टिविटी, खाना बनेगा, फिर वो डीकंपोज होगा। क्या होगा बेटा? डीकंपोज होगा। यस, ठीक है बेटा। तो एक तो हो गया हमारे पास फंक्शनल कंपोनेंट में प्रोडक्टिविटी, और क्या होता है बताओ जरा? डीकंपोजिशन होता है जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। उसके बाद होगा एनर्जी फ्लो, और क्या होगा, एक होता है बायोजियोकेमिकल साइकिल या न्यूट्रिएंट साइकिल कहते हैं, है ना। ये ऑल्दो आपके सिलेबस से डिलीट है पर नाम तो करना है। ये चार चीजें हैं जो इसका क्या है, फंक्शनल कंपोनेंट है। अब एक दो चीजें और करते हैं। जैसे एक डेफिनेशन होती है जिसे हम कहते हैं स्ट्रैटिफिकेशन। ध्यान सुनना, स्ट्रैटिफिकेशन क्या होता है, ये भी मतलब फीचर में आ जाता है इकोसिस्टम के। देखो क्या होता है कि जैसे मान लो मैंने ये एक इकोसिस्टम बना दिया, यहां पर आपको क्या दिख रहा है, ध्यान से सुनेंगे आप लोग। यहां पर आपको क्या दिख रहा है कि जैसे कुछ ट्री है यहां ऊपर, ऐसे इनके ये ट्री है, तो यहां पर अलग स्पीशीज होती हैं। यहां पर ये श्रब है, श्रब मतलब थोड़े बड़े प्लांट, और नीचे हर्ब है। तो जब आप नीचे से ऊपर जा रहे हो ना, तो यहां ट्री है, यहां श्रब है, यहां हर्ब है। तो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब वर्टिकल मतलब नीचे से ऊपर। तो वर्टिकल हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन है स्पीशीज का। तो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीशीज उसको कहते हैं स्ट्रैटिफिकेशन, है ना। इज स्ट्रैटिफिकेशन इन इको। स्ट्रैटिफिकेशन का वैसे मतलब होता है लेयर, नीचे एक लेयर फिर ऊपर लेयर, तो स्ट्रैटिफिकेशन कहते हैं, स्ट्रैटिफिकेशन। तो एक ये फीचर मुझे दिखता है, ठीक है। एक और चीज होती है उसे कहते हैं स्टैंडिंग क्रॉप। देखो दो डेफिनेशन और है, एक है स्टैंडिंग क्रॉप और एक होता है स्टैंडिंग स्टेट। नॉर्मली स्टैंडिंग क्रॉप की डेफिनेशन ट्रॉफिक लेवल के लिए होती है। अगर हम इसको इकोसिस्टम के लिए देखना चाहते हैं तो हम ये बोल सकते हैं कि स्टैंडिंग क्रॉप क्या है, अमाउंट ऑफ बायोमास होता है। अमाउंट ऑफ बायोमास ले लो, प्रोड्यूसर का ले लो, है ना, प्रोड्यूसर का ले लो या कंज्यूमर का ले लो, किसी गिवन टाइम पर
किसी गिवन टाइम पर किसी इकोसिस्टम में या किसी ट्रॉफिक लेवल पर कितना बायोमास है, उसको हम स्टैंडिंग क्रॉप कह देते हैं, या नंबर ले लो आप। तो स्टैंडिंग क्रॉप मतलब मान लो ये एक इकोसिस्टम है, यहां पर टोटल प्रोड्यूसर जो है उनका बायोमास 10,000 किलो है, दैट इज स्टैंडिंग क्रॉप। जिंदा मतलब 10,000 केजी, जिंदा मतलब जिसे कहते हैं। तो अमाउंट ऑफ बायोमास प्रोड्यूसर गिवन टाइम पे, इस एरिया में जितने भी प्रोड्यूसर है उनका बायोमास। स्टैंडिंग स्टेट क्या होता है बेटा? इट इज अमाउंट ऑफ मिनरल, बेसिकली अमाउंट ऑफ मिनरल आप ले लो सॉइल में, इन सॉइल, है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? स्टैंडिंग स्टेट कहते हैं। जैसे मान लो मैं कहता हूं मिट्टी के अंदर सल्फर का अमाउंट अभी इतना है, दैट इज स्टैंडिंग स्टेट ऑफ सल्फर। या मैं कहता हूं कार्बन जो है मिट्टी में और एयर में मिलाकर इतनी है, दैट इज स्टैंडिंग स्टेट ऑफ कार्बन। तो स्टैंडिंग स्टेट जो होती है वो एबायोटिक के लिए होती है, और स्टैंडिंग क्रॉप जो होती है वो बायोटिक के लिए होती है। यस और नो? आप इसे इकोसिस्टम के लेवल पर भी देख सकते हो और ट्रॉफिक लेवल के पर भी देख सकते हो स्टैंडिंग क्रॉप को, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ फीचर हो गए इकोसिस्टम के। अब मैं आपको वापसी लेके चलता हूं इस डायग्राम पे। तो मेरे पास जो पॉन्ड इकोसिस्टम है, पॉन्ड इकोसिस्टम है, वो एक तरह का एग्जाम्पल है इकोसिस्टम का। तो एग्जाम्पल है इकोसिस्टम का कौन? पॉन्ड इकोसिस्टम एक तरह का एग्जाम्पल है। यस, एनसीईआरटी कहती है टू अंडरस्टैंड द ईथोस, ईथोस मतलब आत्मा, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इकोसिस्टम, हम पढ़ते हैं पॉन्ड इकोसिस्टम। सही है। अब यहां से हमने कुछ बेसिक चीजें पढ़ ली। क्या क्या आना चाहिए आपको? व्हाट इज इकोसिस्टम? फंक्शनल यूनिट। एग्जांपल पॉन्ड इकोसिस्टम। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट, फंक्शनल कंपोनेंट। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट में एबायोटिक, बायोटिक। बायोटिक में प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डीकंपोजर। यस। उसके बाद हमने क्या पढ़ा है? टाइप ऑफ इकोसिस्टम, मैन मेड, नेचुरल, टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक, इनकम्प्लीट, कंप्लीट। साइज को लेकर अलग अलग टाइप के इकोसिस्टम। इकोसिस्टम टर्म जो दी थी वो एजी टांसले ने दी थी। एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, मैं लिख भी देता हूं। जो टर्म दी थी ना, टर्म वो दी थी एजी टांसले। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। एजी टांसले ने ये टर्म दी थी। यहां तक कोई दिक्कत है? यहां तक मुझे लग रहा है कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है आपको। अब हम यहां से आगे जाएंगे। एक इकोसिस्टम की हमने बात कर ली है बेटा। इकोसिस्टम में फिर हमने कुछ फीचर्स पढ़े, वहां पर हमने बात करी है स्ट्रैटिफिकेशन और ये सारी, ठीक है। अब हम यहां पर एक टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसको हम कहते हैं प्रोडक्टिविटी। टॉपिक का नाम क्या है? प्रोडक्टिविटी। पहला टॉपिक है बेटा जो हम इकोसिस्टम के बेसिक के बात पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक डायग्राम से दिखाता हूं। देखो, मेरे पास ये एक एरिया है। इस एरिया में कितना खाना बना पर यूनिट एरिया में, कितना फूड प्लांट्स ने बनाया, कितना बायोमास बनाया फोटोसिंथेसिस के थ्रू, उसको हम कहते हैं प्राइमरी प्रोडक्शन। ध्यान से सुनना बेटा, प्राइमरी प्रोडक्शन एक डेफिनेशन होती है। प्राइमरी प्रोडक्शन कौन करेगा? प्लांट्स करेंगे। तो ये क्या होता है? इट इज अमाउंट ऑफ बायोमास, प्रोड्यूस बाय प्रोड्यूसर, किसी ने खाना बनाया इन गिवन एरिया, है ना, इन एरिया, है ना, इन गिवन टाइम। किसी टाइम में देख रहे हो आप, किसी पर्टिकुलर टाइम पे, किसी टाइम पर देख रहे हो कि कितना खाना बनाया। मतलब मैं कह रहा हूं ये एरिया है, इस एरिया में मान लो ये ट्री है, इन ट्री का टोटल मास जो है वो 4000 किलो है। इन्होंने 50 किलो का खाना और बनाया, मतलब 50 किलो की लीफ और बनाई, ग्रोथ करी। तो जो 50 किलो है ना, किसी भी टाइम पर देख रहे हैं, मई में, जून में, अप्रैल में, उसे कह रहे हैं प्राइमरी प्रोडक्शन। इसको जो मेजर करते हैं ना यूनिट, इसकी जो यूनिट है वो है बेटा किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर। आप देख रहे हो एक मीटर स्क्वायर एरिया में, या हम बोल सकते हैं इसको ग्राम पर मीटर स्क्वायर। इसका मतलब मैं दो चीजों में नाप रहा हूं, एक मैं नाप रहा हूं एनर्जी में और एक मैं नाप रहा हूं बायोमास में। मैं दो चीज में इसको मेजर कर रहा हूं, ठीक है। अब आपने तो सर ऊपर प्राइम प्रोडक्टिविटी लिखा है, तो अब हम लिखते हैं यहां पर प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ये क्या होता है? व्हाट इज प्राइमरी प्रोडक्टिविटी? आपने लिखा है प्राइमरी प्रोडक्शन, तो मैंने सिंपल लिखा कि मेरे पास 300 केजी के ट्री हैं, उन्होंने 50 केजी पर मीटर स्क्वायर एरिया में खाना बनाया। आज मई की बात कर रहे हैं। अब प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है? एक टाइम ले लो आप। टाइम का मतलब आप 1 महीना ले लो, 1 साल ले लो, 10 साल ले लो।
जब आप टाइम से डिवाइड करते हो, जब आप टाइम से डिवाइड करते हो तो उसे कहते हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, एक तरीके से स्पीड होती है वो। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि रेट ऑफ प्राइमरी प्रोडक्शन, आप टाइम से डिवाइड कर रहे हो, रेट ऑफ प्राइमरी प्रोडक्शन, किस रेट से खाना बना, है ना, किस स्पीड से खाना बना, इज प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब अगर आप ध्यान से देखो, प्राइमरी प्रोडक्शन है पर यूनिट एरिया में, अगर आप प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की बात कर रहे हो तो वो आ जाता है किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, ये आ जाएगा, या ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो हमारे पास ध्यान से सुनेंगे, हमारे पास प्राइमरी प्रोडक्शन आपको पता होना चाहिए क्या। मान लो मेरे पास 10 ट्री हैं, उनका मास 1000 किलो है, उन्होंने 100 किलो खाना बनाया, ठीक है, टोटल मैंने पर मीटर स्क्वायर पे निकाल लिया कि 1 मीटर स्क्वायर में कितने ट्री आ रहे हैं, उसने कितना खाना बनाया। दैट इज प्राइमरी प्रोडक्शन। खाना बनाना मतलब कितनी उसकी ग्रोथ हुई, कितना उसका फूड मतलब बना, वेट बढ़ा। अब हमने लिखा प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, मैं पूरे साल का निकालता हूं। एक्चुअल में क्या होता है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी यूज होती है कंपेयर करने के लिए। जैसे मान लेते हैं मेरे पास एक फॉरेस्ट है, ठीक है, और एक डेजर्ट है, मैंने अलग अलग मंथ लिख दिए, मैंने लिख दिया जनवरी, मैंने क्या लिख दिया, जनवरी लिख दिया। मान लेते हैं जनवरी से मार्च की बात कर दी, फिर मैंने अप्रैल से बात कर दी, अगस्त की, फिर मैंने सितंबर से दिसंबर तक की बात कर दी। इसमें फॉरेस्ट में खाना बना मान लो 10, यहां बना 25 मतलब ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर जो भी है मीटर स्क्वायर, ये सब प्राइमरी प्रोडक्शन दे रखा है। और यहां बना मेरे पास 15, डेजर्ट में यहां बना 8, यहां बन गया किसी तरीके से नहीं, यहां बन गया मान लेते हैं 15, यहां बन गया 12 और यहां बन गया 8। अगर आप ध्यान से देखो ये सब वैल्यूज प्राइमरी प्रोडक्शन की दे रखी है, ये सब वैल्यू क्या दे रखी है, प्राइमरी प्रोडक्शन की। लेकिन जब आप पूरे साल का निकालोगे ना, पूरे साल का, तो इन सबको आप ऐड कर दोगे, तो पूरे साल में जब आप देखोगे तो फॉरेस्ट की प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ज्यादा आएगी एज कंपेयर टू डेजर्ट। लेकिन आप अगर इस वाले मंथ की बात करो, जनवरी से मार्च में हो सकता है कि भाई डेजर्ट की ज्यादा आ जाए। तो मेरा सिर्फ आपको यह समझाना है कि जब आप किसी दो, ये जो वैल्यू लिखी है ना मैंने, ये प्राइमरी प्रोडक्शन की वैल्यू लिखी है, हो सकता है कि किसी मंथ में डेजर्ट की ज्यादा आ जाए। जब आपको दो इकोसिस्टम कंपेयर करने हैं, जब आपको क्या है कि दो इकोसिस्टम कंपेयर करने हैं, दो इकोसिस्टम को जब आप कंपेयर करते हो तो आप क्या यूज करोगे, आप यूज करोगे प्राइमरी क्या प्रोडक्टिविटी यूज करोगे, ना कि प्रोडक्शन। क्योंकि किसी गिवन टाइम पे प्राइमरी प्रोडक्शन हाई भी हो सकती है, लो भी हो सकती है। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किसी एरिया में एक साल पर निकाला जाता है, ईयर पे निकाला जाता है। क्या यहां तक कोई डाउट है आपको? क्लियर है? अब आ जाते हैं बेटा, हमारे पास टाइप होता है प्रोडक्टिविटी का, टाइप ऑफ प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की एक टाइप होती है, ध्यान से सुनना, क्या होती है समझना। टाइप होती है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की, मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो मेरे पास ये ट्री है, ये ट्री है, ठीक है, इनका टोटल मास 1000 kg है, ठीक है। कुछ टाइम के बाद इनका मास हो गया 120 kg, सॉरी 1020 kg। एक साल में मान लो इतना मास बन गया इसका, ठीक है। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, हुआ क्या था, जो इन्होंने बायोमास प्रोड्यूस किया, जो इन्होंने खाना बनाया, वो लगभग था मान लेते हैं 30 kg के आसपास। लेकिन जो इंक्रीज हुआ वो 20 kg का ही हुआ। अब जैसे ये 1000 kg है ना, ये स्टैंडिंग क्रॉप है, स्टैंडिंग क्रॉप मतलब टोटल बायोमास है। इंक्रीज कितने का हुआ है, इंक्रीज 20 kg का हुआ है। तो जो बायोमास बनाया था, बनाया 30 kg का था, बढ़ा सिर्फ 20 kg, बाकी का 10 kg कहां गया, वो उसने खुद भी तो खर्च किया होगा रेस्पिरेशन में। तो इसीलिए जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है वो दो तरह की हम लिखते हैं, एक होती है जीपीपी, ये होता है टोटल बायोमास प्रोड्यूस, टोटल बायोमास प्रोड्यूस, कितनी उसने फोटोसिंथेसिस करी या कितनी बाय फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस से कितनी उसने
बायोमास बनाया, फिर उसमें से आर माइनस कर देते हैं, ये होता है रेस्पिरेशन लॉस, ये होता है रेस्पिरेशन लॉस। और फिर आता है एनपीपी, एनपीपी आ जाता है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होता है वो होता है कि एक्चुअल में कितना बढ़ा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैं 20 केजी खाना खा रहा हूं पर मेरा 2 ही केजी बढ़ा, तो जो मैंने खाया वो थोड़ी है एक्चुअल में। तो जो नेट होता है वो ये होता है कि प्लांट ने फोटोसिंथेसिस से 30 केजी खाना बनाया था, 10 केजी खुद खर्च किया रेस्पिरेशन में। तो जो एक्चुअल इंक्रीज हुआ वो क्या होगा बेटा, नेट। तो नेट क्या होता है, एक्चुअल इंक्रीज होता है। क्या होता है, एक्चुअल इंक्रीज होता है। तो मेरे पास एक इक्वेशन आती है कि जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है वो होती है ग्रॉस, कितना खाना बनाया माइनस रेस्पिरेशन। जैसे यहां पर मेरे पास 30 में से 10 माइनस करूंगा तब 20 आएगा। तो ये जो 20 है ये एनपीपी है और ये क्या है, ये जीपीपी है। उसमें से 10 क्या आएगा, वो आएगा रेस्पिरेशन लॉस। अब मेरा सवाल ये है, क्या एनपीपी 0 हो सकता है? ध्यान सुनेंगे, क्या एनपीपी कैन बी 0? हां पॉसिबल है, जब भाई जितना खाना बने उतना खर्च हो जाए। यस पॉसिबल है, जिसमें क्या होगा, जीपीपी बराबर में आर हो जाएगा, एक ये पॉसिबिलिटी है। क्या एनपीपी कैन बी इक्वल टू जीपीपी? नो, ऐसा नहीं हो सकता कि एनपीपी और जीपीपी बराबर। मान लो आपने कितना खाना बनाया प्लांट ने, वो सारा का सारा ग्रोथ में कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, हो ही नहीं सकता। कुछ ना कुछ तो रेस्पिरेशन करेगा ही ना। तो एनपीपी कैन बी इक्वल टू 0? नो, कभी नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ रेस्पिरेशन लॉस होता ही है। आपने देखा है कि विंटर्स में प्लांट ग्रोथ नहीं करते, है ना। विंटर में प्लांट क्या नहीं करते, ग्रो नहीं करते। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? विंटर में प्लांट क्या नहीं करते, ग्रो नहीं करते। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो विंटर में जो प्लांट है वो ग्रो नहीं करते, उस चीज को हमें समझना। आगे आ जाते हैं, आगे आ जाते हैं। अब हमने बात की है टाइप ऑफ प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की। चलिए आइए, तो हमने यहां पर क्या दिखाया बेटा आपको, हमने कुछ चीजें दिखाई हैं। हमने आपको बता दिया है टाइप ऑफ प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, है ना, किस किस तरह की होती है। हमने आपको क्या क्या बताया, ग्रॉस, है ना, ठीक है। उसके बाद हमने बताया कैन एनपीपी इज इक्वल टू जीपीपी, नहीं। कैन एनपीपी ग्रेटर देन, नहीं। कैन एनपीपी 0, यस, है ना। ये सारी चीजें आप पढ़ चुके हो, तो इसमें यस हो जाएगा, ये हो सकता है। एनपीपी जीपीपी से खाना बनने से ज्यादा बढ़ गया, वो हो ही नहीं सकता, इक्वल भी नहीं हो सकता, ठीक है। अब ध्यान से सुने, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, जैसे मान लो ये इकोसिस्टम है, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, जैसे ये इकोसिस्टम है, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कंट्रोल करता है। जैसे ये फॉरेस्ट है और ये डेजर्ट है, तो क्या ऐसा है जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कंट्रोल करता है आपके हिसाब से? बताओ क्या होना चाहिए। पहला तो टाइप ऑफ हैबिटाट, किस तरह का हैबिटाट है, टाइप ऑफ हैबिटाट। दूसरा टाइप ऑफ प्लांट स्पीशीज, किस तरह की प्लांट स्पीशीज है। तीसरा, फर्स्ट हो गया टाइप ऑफ हैबिटाट, दूसरा हो गया टाइप ऑफ प्लांट स्पीशीज, तीसरा जो हो गया हमारे पास वो क्या हो गया बेटा, ध्यान सुनेंगे, टाइप ऑफ हैबिटाट, टाइप ऑफ प्लांट स्पीशीज। तीसरा हमारे पास हो गया बच्चे, तीसरा हमारे पास हो गया यहां पर टाइप ऑफ प्लांट स्पीशीज के बाद थर्ड हमारे पास आ गया कि हमारे पास जो हमारे पास एबायोटिक फैक्टर्स हैं, ये सब मिलकर कंट्रोल करते हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब देखना ध्यान से, जो मैं आपको समझाता हूं। ये मेरे पास ट्रीज थे, इनका वेट 1000 केजी था, इनकी ग्रोथ होकर मेरे पास 102 केजी आ गया। तो जो एनपीपी आई वो आ गई 20 केजी। अब यही नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर अवेलेबल होती है, ये अवेलेबल होती है कंज्यूमर को खाने के लिए। अवेलेबल है किसके लिए, फॉर कंज्यूमर, कंज्यूमर के लिए यही अवेलेबल है। अब मान लो कंज्यूमर ने इसको खा लिया, तो जो उसका बायोमास बढ़ेगा उसको कहते हैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। उसका जो बायोमास बढ़ेगा ना, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। तो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है, इंक्रीज इन बायोमास ऑफ कंज्यूमर।
कि बायोमास कंज्यूमर का कितना बढ़ा, उसको हम क्या बोल देते हैं, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी बोल देते हैं। इंक्रीज इन बायोमास ऑफ कंज्यूमर को हम क्या बोल देते हैं बेटा, क्या बोल देते हैं, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी बोल देते हैं, कि कितना बायोमास कंज्यूमर का बढ़ा, उसको हमने क्या बोल दिया है, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी बोल दिया। क्या यहां तक कोई दिक्कत है, क्या यहां तक कोई दिक्कत है? सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी का मतलब है कि बायोमास ऑफ कंज्यूमर कितना इंक्रीज हुआ, कितना इंक्रीज हुआ बायोमास ऑफ कंज्यूमर, उसको हमने सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी बोल दिया। क्या यहां तक कोई दिक्कत है? जल्दी बताओ, सोचो सोचो सोचो। नहीं, ठीक है, क्लियर है। और ये जो वैल्यू आती है ये नेट आती है, ये क्या होती है, नेट वैल्यू होती है। यस, मान लो इसको खाया किसी डियर ने, घास खा ली डियर ने, उसका बायोमास 5 kg बढ़ गया, तो वो रेस्पिरेशन के बाद ही तो बढ़ेगा, वो वैल्यू नेट होती है। अब मान लो हम कंपैरिजन कर लेते हैं प्रोडक्टिविटी का, हम क्या कर लेते हैं, कंपैरिजन ऑफ प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कर लेते हैं। यस, कंपैरिजन कर लेते हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का। देखो क्या कंपैरिजन है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले क्या है बेटा, लैंड की ज्यादा होती है पानी से। आपकी एनसीईआरटी कहती है कि पानी जो है वो 70% एरिया में है, पर उसकी प्रोडक्टिविटी 55 बिलियन टन है, अर्थ की बात कर रहे हैं। और जो लैंड है वो 30% एरिया है, और उसकी प्रोडक्टिविटी 115 बिलियन टन है साल की। तो किसकी ज्यादा है, लैंड की या पानी की? लैंड की ज्यादा है। उसने पूछा है रीजन क्या होता है। लैंड में क्या है बेटा, नीचे प्लांट है, ऊपर प्लांट है, उसके ऊपर प्लांट है, और उनमें काफी लाइट से अच्छे खासी प्रोडक्टिविटी आती है। पानी में क्या, दो चीजें चाहिए होती हैं, एक लाइट कम पड़ती है और एक मिनरल्स कम पड़ते हैं। तो ये दो चीजें पानी में उतनी नहीं होती, इस वजह से दिक्कत होती है पानी में। लैंड पर ये सारी चीजें, खासकर लाइट आसानी से मिल जाती है। दूसरा आते हैं बेटा हम लोग टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम पे। टेरेस्ट्रियल में बेटा, लैंड में सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी होती है ट्रॉपिकल, जो इक्वेटर के पास फॉरेस्ट होते हैं उसमें। उसके बाद होती है टेम्परेट, और उसके बाद होती है हमारे पास ग्रास लैंड, और फिर होती है किसकी, डेजर्ट की। ये एक सीक्वेंस है जो आपको पता होना चाहिए। अगर मैं पानी की बात करूं, पानी में, तो पानी में सबसे ज्यादा होती है कोरल रीफ की, फिर हो सकती है यूस्चरी, यूस्चरी जहां पर फ्रेश वाटर मिक्स होता है। फिर मेरे पास टेम्परेट ओशियन की होती है, टेम्परेट समझ में आता है, जो इक्वेटर से दूर है। और उसके बाद ट्रॉपिकल। ये बड़ा स्ट्रेंज है बात कि ट्रॉपिकल ओशियन की बहुत कम होती है, क्लियर है। और अगर आपसे कोई कहे कि एग्रीकल्चरल फील्ड में बताओ, एग्रीकल्चरल फील्ड में किसकी प्रोडक्शन ज्यादा होगी, C4 प्लांट की। किसकी ज्यादा होगी, C4 प्लांट की। और C4 प्लांट का एक मेन एग्जांपल है शुगर केन। तो शुगर केन की हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी होती है, क्लियर है। तो लैंड में और पानी में किसकी ज्यादा है, लैंड की। फॉरेस्ट में सबसे ज्यादा ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की, पानी में सबसे ज्यादा कोरल रीफ की। एक्चुअल में कोरल रीफ क्या होते हैं, सिलेंट्रेट्स होते हैं, वहां पर पानी हल्का गर्म होता है और उसके साथ साथ कम गहरा होता है, लाइट आती है। उसके अलावा वहां पर सफिशिएंट अमाउंट में मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, इस वजह से वहां प्रोडक्टिविटी काफी हाई होती है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं बेटा प्रोडक्टिविटी के बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है, जिसको हम कह रहे हैं डीकंपोजिशन। देखो आपको समझना पड़ेगा, हम इकोसिस्टम को एज अ फंक्शन पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा खाना बनेगा, किसी एरिया में कितना खाना बन रहा है गिवन टाइम पे, प्राइमरी प्रोडक्शन। अगर टाइम डिवाइड कर लो पूरे साल का तो क्या हो जाएगा, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी दो तरह की, ग्रॉस और नेट। टोटल कितना बढ़ा, ग्रॉस, उसमें से रेस्पिरेशन माइनस कर दिया, नेट आ गया। तो डीकंपोजिशन क्या होता है जरा देख लेते हैं। व्हाट इज डीकंपोजिशन? डीकंपोजिशन का मतलब क्या होता है? अब ये दूसरा स्टेप है भाई, खाना बन गया। देखो अब मान लो कहीं पर खाना बन गया, उसकी दो ही चीज हो सकती है, या तो उसे कोई खाएगा या उसकी डीकंपोजिशन होगी, सही है। तो वही चीज हम पढ़ रहे हैं, व्हाट इज डीकंपोजिशन? डीकंपोजिशन का मतलब होता है कि मैं किसी ऑर्गेनिक चीज को इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट कर रहा हूं। इनऑर्गेनिक में किसमें, मिनरल्स में, और CO2 में, और किसमें बेटा, H2O में। इन चीजों में कन्वर्ट कर रहा हूं ऑर्गेनिक को, इसको कहते हैं डीकंपोजिशन। ये डेफिनेशन है। तो डेफिनेशन का मतलब होता है कि हमने क्या किया है, हमने क्या किया है, डेफिनेशन का मतलब है कि हमने ऑर्गेनिक को किसमें कन्वर्ट कर दिया, इनऑर्गेनिक में। अब जरा समझो कि डीकंपोजिशन किसकी होती है। आप में से कितने लोगों को एक वर्ड पता है, डेट्राइटस? ये क्या होता है, सुनना ध्यान से। डेट्राइटस क्या होता है बेटा, कि जैसे मान लो कोई लीफ गिर गई मरी हुई,
कोई एनिमल मर गया, डेड एनिमल है, या इंसेक्ट मरा हुआ है, या एनिमल का एक्सक्रीटा है, उसको हम डेट्राइटस कहते हैं। तो डेट्राइटस क्या होता है? डेड रिमेन ऑफ प्लांट एंड एनिमल। इसमें क्या क्या आ जाता है? इसमें लीफ आ जाएगी, ब्रांच आ जाएगी, फ्लावर्स आ सकते हैं, एक्सक्रीटा आ जाएगा, इंसेक्ट्स आ जाएंगे जो डेड हैं, ये सब डेट्राइटस में आ जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्टेप्स की, कि क्या होगा। पर उससे पहले आपको समझना पड़ेगा कि जो अर्थवॉर्म है ना, वो इसको खाता है, डेट्राइटस को। तो अर्थवॉर्म, जिसे फार्मर का फ्रेंड कहते हैं, उसे हम बोलते हैं डेट्राइटिवोर। क्या बोलते हैं? डेट्राइटिवोर बोलते हैं। क्या यहां तक क्लियर है? उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? डेट्राइटिवोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेट्राइटिवोर बोलते हैं। क्या यहां तक क्लियर है? बताइए। ठीक है, अब आ जाते हैं हम स्टेप्स पे। किस पे आ जाते हैं? स्टेप्स पे आ जाते हैं। किसके स्टेप्स? डीकंपोजिशन के स्टेप्स। ठीक, सबसे पहला स्टेप है फ्रेगमेंटेशन। मैं आपको समझाता हूं कैसे। देखो, मान लो आपके पास ये लीफ है जो डेड है, ये डेड लीफ है। ठीक है, अब इसको क्या करता है अर्थवॉर्म? क्या करता है? इसको टुकड़ों में तोड़ देता है। इसको कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। वो खाता है, उसको तोड़ देता है। तो डेट्राइटिवोर क्या करेगा? इसको टुकड़ों में तोड़ देगा, या किसी फिजिकल वजह से टूट जाएगा। तो अर्थवॉर्म क्या करेगा? इसको ब्रेक कर देगा। किसमें? पीसीज में। ब्रेक इनटू पीसीज में तोड़ने से सरफेस एरिया बढ़ जाता है, बैक्टीरिया फंजाई काम कर पाते हैं। ये आ गया मेरे पास, फ्रेगमेंट्स आ गए। अब होता क्या है कि जैसे ये टुकड़ों में टूटता है, कुछ मिनरल इसमें से निकल कर सॉइल में चले जाते हैं डीप। उस प्रोसेस को हम कहते हैं लीचिंग। कुछ मिनरल डीप चले गए सॉइल में, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? लीचिंग। क्या बोलते हैं? लीचिंग। तो लीचिंग क्या होता है बेटा हमारे पास? लीचिंग क्या होता है कि कुछ मिनरल जो सम वाटर सॉल्युबल मिनरल, सम वाटर मतलब पानी में घुले हुए, सॉल्युबल इनऑर्गेनिक मिनरल, वो पानी के साथ नीचे चले जाते हैं। गोज डीप इनटू सॉइल। इसको हम क्या बोलेंगे? लीचिंग बोलेंगे। मेरी बात समझो, इसको हम क्या बोलेंगे? लीचिंग बोलेंगे। वो कहां चले गए? ऐसी जगह चले गए जहां पर अवेलेबल नहीं है, और वो प्रेसिपिटेट हो जाते हैं अनअवेलेबल सॉल्ट की तरह, एज अनअवेलेबल सॉल्ट, डीप चले गए हैं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब लीफ टूटी होगी, कुछ मिनरल रिलीज हो गए होंगे टूटने के बाद, तो उसको हमने बोला। अब कैटाबोलिज्म क्या होता है वो सुनो। अब जैसे मान लो ये टुकड़ों में टूट गया ऐसे, ये क्या है? डेट्राइटस है, टुकड़ों में टूटा हुआ। अब इस पर क्या होता है? बैक्टीरिया फंजाई इस पर एंजाइम रिलीज करते हैं। बैक्टीरिया और फंजाई क्या करते हैं? एंजाइम रिलीज करते हैं। एंजाइम रिलीज करके वो एक तरीके से डाइजेशन करते हैं, जिसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन करते हैं। इसमें क्या करते हैं बेटा? वो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन करते हैं, जिसको हम कैटाबोलिज्म कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? कैटाबोलिज्म कहते हैं। मेरी बात समझ में आ गई? तो ये हमारे पास क्या हो गया? कैटाबोलिज्म हो गया। ठीक है, अब मेरे पास क्या हो गया बच्चे? ये वो चीज बन गई जो अनडाइजेस्टेड है। ये क्या है? देखो, बहुत सारी चीज डाइजेस्ट हो गई, तो जो अनडाइजेस्टेड बच गया, अब उसका क्या होगा? सुनो, धीरे धीरे वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? ह्यूमस में। अब मेरे पास क्या होगा? ये जैसे ये अनडाइजेस्टेड है, देखो ये अनडाइजेस्टेड है। देखो क्या हुआ है, सबसे पहले ये लीफ टुकड़ों में टूट गई, इसको कहा फ्रेगमेंटेशन। किसने तोड़ा? अर्थवॉर्म ने। कुछ मिनरल्स नीचे चले गए, तो फर्स्ट स्टेप ये हो गया, सेकेंड स्टेप ये हो गया, थर्ड स्टेप हो गया कैटाबोलिज्म। बैक्टीरिया और फंजाई ने एंजाइम रिलीज किया, एक्स्ट्रा सेलुलर क्या हो गया? डाइजेशन हो गया। अनडाइजेस्टेड जो चीजें हैं उन्होंने क्या बना लिया? यहां पर उन्होंने ये ह्यूमस बना लिया। ये ह्यूमस बन गया। ये क्या बन गया? ह्यूमस। यस, इसको कहा हमने ह्यूमिफिकेशन। ठीक है, तो ह्यूमिफिकेशन क्या होगा कि जो अनडाइजेस्टेड है वो क्या बना लेगा? अनडाइजेस्टेड फॉर्म ह्यूमस। अनडाइजेस्टेड ने क्या बना ली? ह्यूमस। ये बन गया ह्यूमस। सुनना ध्यान से, ह्यूमस कैसा होता है? ब्लैक होता है, एमॉर्फस होता है। एमॉर्फस मतलब ऐसा लगेगा आपको, थोड़ा सा वैसा है, मतलब कि
दबता है, ऐसा एमॉर्फस टाइप का। कोलॉइडल होता है, मतलब सॉल्यूशन नहीं होता, कोलॉइडल होता है। और एक्ट करता है कैसे? रिजर्वायर ऑफ मिनरल की तरीके से। कैसे एक्ट करता है? रिजर्वायर ऑफ मिनरल की तरीके से। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? वो एक्ट करता है कैसे? रिजर्वायर ऑफ मिनरल की तरीके से। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इसको हमने बोल दिया ह्यूमस। इसको हमने क्या बोल दिया? ह्यूमस बोल दिया। क्या यहां तक क्लियर है? अब ये जो ह्यूमस है ये भी धीरे धीरे डीकंपोज होता है, ऐसा नहीं ये नहीं टूटता, टूटता है। उसे कहते हैं मिनरलाइजेशन। क्योंकि ये वैसे तो माइक्रोबियल रेजिस्टेंट होता है, माइक्रोबियल रेजिस्टेंट होता है, लेकिन धीरे धीरे ये भी टूटता है। तो मिनरलाइजेशन क्या होता है कि स्लो डीकंपोजिशन ऑफ ह्यूमस, स्लो डीकंपोजिशन ऑफ ह्यूमस। ह्यूमस क्या करेगा? रिलीज करता है मिनरल। क्या करता है? रिलीज करता है मिनरल, और वो भी फिर सॉइल में आ जाते हैं। इसे कहते हैं मिनरलाइजेशन। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, ये अनडाइजेस्टेड लीफ है, इसको तोड़ा, फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कुछ मिनरल नीचे, और ये पहले 3 स्टेप फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग और कैटाबोलिज्म नई लीफ में चलता है। जो चीज थोड़ी डीकंपोज हो जाती है उसमें ह्यूमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन चलता है। तो पहले 2 स्टेप ऊपर वाली लेयर में चल रहे होते हैं। मैं इस बात को लिख देता हूं नोट में। नोट में यह है बेटा कि जो पहले 3 स्टेप हैं, फर्स्ट 3 स्टेप हैं, वो कहां चलते हैं बेटा? अकर एट फ्रेश लीफ, फ्रेश डेड लीफ, फ्रेश डेड लीफ में होंगे। लेटर 2 स्टेप जो हैं वो कहां होंगे? इन कहां होंगे बेटा? लेटर 2 जो होंगे वो कहां होंगे? वो हमारे पास कहां होंगे? जो बाद के 2 हैं वो हमारे पास कहां होंगे? सॉइल में। कहां होंगे? सॉइल में। ठीक है, कहां होंगे? सॉइल में। क्लियर है? ठीक है, यस। तो अब हम बात करते हैं बेटा, अब हम बात करते हैं, ठीक है, अब हम बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग डीकंपोजिशन। फैक्टर्स अफेक्टिंग डीकंपोजिशन की हम बात करते हैं। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग डीकंपोजिशन की हम बात करते हैं। ठीक है, ठीक है बेटा। तो हमारे पास क्या है? फैक्टर्स अफेक्टिंग डीकंपोजिशन। में आपको समझाता हूं, इधर देखना जरा। मान लो मेरे पास ये मरा हुआ इंसेक्ट है, ठीक है, डेड है। ये मेरे पास लीफ है, ये मेरे पास मान लेते हैं पोटैटो है। मेरा सवाल ये है कि क्या इनका डीकंपोजिशन सेम रेट से होगा? बस ये सवाल है। जैसे इंसेक्ट में काइटिन होता है, तो सबसे पहली चीज जो डीकंपोजिशन को अफेक्ट करती है वो होती है केमिकल नेचर ऑफ डेट्राइटस। केमिकल नेचर ऑफ डेट्राइटस। आप टॉपिक देख रहे हो क्या है कि कौन से फैक्टर हैं जो डीकंपोजिशन को अफेक्ट करते हैं। जैसे मान लो अगर लिग्निन होगा, जैसा कि लकड़ी में होता है, और काइटिन होगा, काइटिन किसमें? इंसेक्ट में, तो डीकंपोजिशन स्लो होता है। लेकिन अगर किसी चीज में शुगर और नाइट्रोजन है, आप समझ रहे हो, अगर किसी चीज में शुगर एंड नाइट्रोजन है तो डीकंपोजिशन फास्ट होता है, क्योंकि भाई उसको खाते हैं लोग जल्दी से, तो डीकंपोजिशन क्या होगा? फास्ट होगा। यस और नो? यस और नो? ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या है? टेम्परेचर। जब हम बात करते हैं टेम्परेचर की, तो हमारे पास टेम्परेचर की हम बात करते हैं, ठीक है। तो टेम्परेचर में डीकंपोजिशन किस रेट से होगा, इसको हमें देखना है। तो टेम्परेचर जो है बेटा, अगर मेरे पास लो टेम्परेचर है, लो टेम्परेचर है, तो डीकंपोजिशन कैसा होगा? डीकंपोजिशन स्लो होता है। यस। और अगर मेरे पास एनारोबिक कंडीशन है तो भी डीकंपोजिशन स्लो होता है। एनारोबिक कंडीशन जो है, जिसमें कोई एयर नहीं है, उसमें भी डीकंपोजिशन क्या होता है? स्लो होता है। डीकंपोजिशन क्या होगा? स्लो होगा हमारे पास, मतलब लगभग कम होगा। अगर मैं ह्यूमिडिटी की बात करता हूं, अगर मैं बात करता हूं ह्यूमिडिटी की, तो ह्यूमिडिटी जो मेरे पास है, मेरे पास बेसिकली ह्यूमिडिटी की हम बात कर रहे हैं, तो ह्यूमिडिटी में हमारे पास क्या होगा? ध्यान सुनेंगे। ह्यूमिडिटी में हमारे पास क्या है जो हम बात कर रहे हैं यहां पर, वो ये है बेटा कि हमारे पास ह्यूमिडिटी की हम बात कर रहे हैं कि जितना ज्यादा ह्यूमिड होगा, मोर ह्यूमिड, उतना ज्यादा डीकंपोजिशन क्या होगा? स्लो होगा। उतना ज्यादा डीकंपोजिशन हमारे पास क्या होगा? स्लो होगा। क्या यहां तक क्लियर है? क्या यहां तक क्लियर है? आप देख लीजिए, ठीक है, क्लियर है।
हाँ नहीं, डिकम्पोजिशन फास्ट होगा, अगर मॉइस्चर है तो डिकम्पोजिशन फास्ट होगा। एनसीईआरटी बात कहती है कि लो टेम्परेचर एंड एनएरोबिक कंडीशन, उससे हमारे पास ऑर्गेनिक मैटर जो होता है उसका बिल्डअप होता है। बिल्डअप का मतलब है वो इकट्ठा होता जाता है। क्या यहां तक क्लियर है? जल्दी बताएं, क्या यहां तक क्लियर है? यस 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 यस, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं बेटा डीकंपोजिशन के बाद, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं एनर्जी फ्लो की, जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे कि किस तरीके से हमारे पास एनर्जी फ्लो होती है। ठीक है, आप मुझे बताओ व्हाट इज मीनिंग ऑफ एनर्जी फ्लो। एनर्जी फ्लो का क्या मतलब है? एनर्जी फ्लो का मतलब है किसने किसको खाया, वो कैसे होती है, फूड चेन से होती है। ठीक है, अच्छा सबसे पहले मुझे बताओ सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है। जब भी आप एनर्जी फ्लो की बात करोगे तो आप क्या लिखोगे? आप लिखते हो ऐसे ग्रास, फिर लिखते हो ग्रास हॉपर, फिर मान लो आपने कोई बर्ड लिख दिया। ठीक है, तो ये फूड चेन से हो रही है, पर ग्रास को एनर्जी सन से भी तो मिल रही है। तो एनर्जी फ्लो का सबसे पहला पॉइंट है सोर्स ऑफ एनर्जी। भाई ये एनर्जी आती कहां से है? कहीं से तो आती होगी। तो एनसीईआरटी कहती है कि अगर मैं वो जो गर्म पानी के सोर्स होते हैं ना, वो जैसे मान लो आपने पढ़ा होगा ये ओशियन में बॉटम पे गर्म पानी के सोर्स होते हैं, उनको छोड़ दें, क्योंकि वो क्या है, जो कोर होता है ना अर्थ का, वहां से हीट लेके गर्म हो रहा होता है, उनको छोड़ दें तो हमारे पास सोर्स ऑफ एनर्जी सन है। तो सन इज ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी इन ऑल इकोसिस्टम except deep sea हाइड्रोथर्मल वेंट है ना। तो डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट को अगर हम देख रहे हैं, हम कह रहे हैं कि सन इज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी। सन क्या है? अकेला सोर्स ऑफ एनर्जी है। किसको छोड़ के? डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट की हम बात कर रहे हैं। क्या यहां तक समझ में आ रहा है आपको? ये सोचो, क्या यहां तक समझ में आ रहा है कि इसको छोड़ के? अब ये हो गया सोर्स। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, ये तो हो गया सोर्स। अब मान लो जो सोर्स ऑफ एनर्जी सन है, तो सन से मेरे पास बहुत सारी वेवलेंथ आती है, मैनी वेवलेंथ आती है। यस, उसमें से काम की कितनी है? सिर्फ 400 से 700 नैनोमीटर काम की है। ये यूजफुल है। ये कितनी होती है? ये 50% ऑफ टोटल सनलाइट होती है। टोटल सनलाइट का 400 से 700 नैनोमीटर टोटल सनलाइट का 50% होता है। इसे ही कहते हैं पार। इसे ही क्या कहते हैं? पार। पार क्या होता है बेटा? व्हाट इज पार? पार इज फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। मतलब जो पिगमेंट एब्जॉर्ब करता है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या पिगमेंट सारी सनलाइट एब्जॉर्ब कर सकते हैं, सारी वेवलेंथ? नहीं, पिगमेंट एब्जॉर्ब कर सकते हैं 400 से 700, और वो टोटल सनलाइट की 50% वेवलेंथ है। तो टोटल सनलाइट जो भी आ रही है उसकी 50% ये है। तो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन हो गया, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन हो गया। मेरी बात समझ में आई? अब जरा समझना ध्यान से, मेरी बात सुनो। मान लो ये आपके पास टोटल सनलाइट है, ये ठीक है, ये 100% सनलाइट है। मैंने कहा कि इसका 50% पार है। 50% क्या है? इसका पार है। इस बात में कोई दिक्कत है? 50% ये पार है। अब इस 50% में से भी 2 से 10% प्लांट यूज कर सकता है। प्लांट कैन यूज, पूरा यूज भी नहीं कर पाता। मतलब सनलाइट आई 100%, प्लांट उसमें से 400 से 700 नैनोमीटर ही यूज कर सकता है। और करता कितना है? 2 से 10%। तो प्लांट कैन यूज 50% ऑफ सनलाइट। एक्चुअल यूज कितना है? एक्चुअल यूज कितना है बेटा? वो है 2 से 10-12%। 2 से 10 बोल लो या 2 से 12, 2 से 10% ऑफ टोटल, ये एक्चुअल यूज है ना। इसको चाहे तो आप 1 से 5 भी लिख सकते हो। इसके अलावा जो सन से एनर्जी आती है,
वो दोनों लॉ फॉलो करती है थर्मोडायनेमिक के। देखो मेरी बात सुनो, जो एनर्जी फ्लो है ना, एनर्जी फ्लो जो है वो क्या करता है, फॉलो बोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, बोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, थर्मोडायनेमिक के वो दोनों लॉ फॉलो करता है, थर्मोडायनेमिक के वो दोनों लॉ क्या करता है, फॉलो करता है। क्या मेरी बात समझ में आई नहीं आई? ठीक है, अब कौन से लॉ है थर्मोडायनेमिक्स के? फर्स्ट लॉ क्या कहता है, फर्स्ट लॉ क्या कहता है, एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है, यस है ना। तो लाइट एनर्जी जो सनलाइट है वो कन्वर्ट हुई है किसमें, कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी, जैसा कि प्लांट ने किया है। यस, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है, और एक प्रोड्यूसर से कंज्यूमर में भी केमिकल एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। सेकंड लॉ कहता है कि रेंडमनेस इंक्रीज हो रही है, रेंडमनेस इंक्रीज हो रही है जिसे कहते हैं एंट्रोपी, उसके लिए कांस्टेंट इनपुट ऑफ एनर्जी चाहिए, कांस्टेंट इनपुट ऑफ एनर्जी चाहिए, कांस्टेंट इनपुट ऑफ एनर्जी रिक्वायर है। क्या यहां तक समझ में आ रहा है? लगातार हमें एनर्जी का इनपुट चाहिए, मतलब मुझे लगातार खाना पड़ रहा है, प्लांट को लगातार लाइट लेनी पड़ रही है ताकि वो जो एंट्रोपी बढ़ रही है उसको अवॉइड कर सके। ये हमारे पास सेकंड लॉ है, ठीक है। अब यहां से हम आगे जाएंगे, यहां से हम आगे जाएंगे और एनर्जी फ्लो में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक की भाई अब एनर्जी कैसे फ्लो होगी उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। यहां पर मुझे ट्रॉफिक लेवल, फूड चेन इनकी बात करनी है, पर मैं एनर्जी फ्लो को कैसे देख पा रहा हूं समझो। मैं ये देख पा रहा हूं कि मेरे पास ये प्रोड्यूसर है, ध्यान से सुनेंगे, ये प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर का मतलब प्लांट हो गया। उसके बाद मेरे पास आता है कंज्यूमर। अब कंज्यूमर के कई लेवल हो सकते हैं, कंज्यूमर आ जाता है सेकंड लेवल पर, थर्ड लेवल पर और फोर्थ लेवल पर। सेकंड लेवल का कंज्यूमर क्या कहलाता है बेटा बताओ? जैसे मैं इसको ऐसे समझता हूं, जो ग्रास है वो प्रोड्यूसर लेवल पर है, कंज्यूमर लेवल पर ग्रास ऑपर, इसको बोलते हैं हर्बीवोर। यस, उसके बाद ग्रास ऑपर के बाद आ जाता है, ग्रास है, ग्रास के बाद ग्रास ऑपर। मान लो मैं बर्ड लिख देता हूं, तो बर्ड जो है उसका वो क्या है, कार्निवोर है, तो वो कौन सा लेवल आ गया, थर्ड आ गया। और उसके बाद मान लो मैंने कोई लॉयन लिख दिया, तो लॉयन क्या है, टॉप कार्निवोर है। तो अगर आप ध्यान से देखो कि प्रोड्यूसर जो है वो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे आता है, कंज्यूमर सेकंड, थर्ड और फोर्थ किसी भी लेवल पे आ सकते हैं, और ये इस तरीके से एनर्जी फ्लो हो रही है, सही है। तो ट्रॉफिक लेवल एग्जैक्टली क्या होता है आप सोचो ध्यान से। ट्रॉफिक लेवल का मतलब होता है जैसे आप पढ़ते हैं ना ऑटो ट्रॉफिक, ट्रॉफिक मतलब खाना। तो ट्रॉफिक लेवल किसी भी ऑर्गेनिज्म का या किसी भी चीज का क्या होता है, उसका न्यूट्रिशनल रोल। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर ग्रास क्या काम कर रहा है, खाना बना रहा है, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे है, तो इसका काम क्या है, खाना बनाना। हर्बीवोर सेकंड ट्रॉफिक लेवल पे, किसको खा रहा है, प्रोड्यूसर को खा रहा है। तो कहीं ना कहीं ट्रॉफिक लेवल क्या होता है, इट इज न्यूट्रिशनल रोल। क्या होता है, न्यूट्रिशनल रोल होता है, किसका, ऑर्गेनिज्म का, किसमें, इन फूड चेन। फूड चेन में खाने को लेकर वो क्या काम करता है उसे कहते हैं ट्रॉफिक लेवल। फॉर एग्जाम्पल बर्ड जो है वो हो सकता है सीधे ग्रेन को, सीड को खा ले। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहां बर्ड कौन से लेवल पे है, थर्ड पे है, लेकिन मान लो सीड है, सीड को बर्ड ने खा लिया, तो यहां ये सेकंड पर भी तो आ सकता है। तो ट्रॉफिक लेवल उसकी फिजिकल पोजीशन नहीं है बेटा, ट्रॉफिक लेवल क्या है, फिजिकल पोजीशन नहीं है, ध्यान सुनेंगे, फिजिकल पोजीशन नहीं है, क्लियर है। ठीक है बेटा, ठीक है, यस आ जाओ। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ट्रॉफिक लेवल की बात हो गई, फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, ये उसका रोल है। अब देखो मेरी बात सुनो ना, अगर आपसे कोई कहे फूड चेन क्या होता है, फूड चेन बताओ, बचपन से पढ़ते आ रहे हो फूड चेन। फूड चेन क्या है बेटा, इंटरलिंक्ड ट्रॉफिक लेवल है, आपस में जुड़े हुए ट्रॉफिक लेवल है, या हम बोल सकते हैं लिंक्ड न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है। खाने को लेकर कौन किससे जुड़ा हुआ है,
उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रॉफिक लेवल बोलते हैं। क्या यहां तक समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आप देखो मैं क्या समझा रहा हूं। प्रोड्यूसर हमेशा पहले ट्रॉफिक लेवल पे है, कंज्यूमर में कई ट्रॉफिक लेवल आ सकते हैं। डीकंपोजर जो है वो सेकंड पर भी आ सकता है, क्योंकि वो भाई प्लांट को खा सकता है, तो डीकंपोजर हमेशा सेकंड पर ही आएगा, क्योंकि वो मरे हुए प्लांट को उससे स्टार्ट हो। डीकंपोजर क्या है भाई, किसी चीज को खाना है, उसे डीकंपोज करना है। ठीक है, अब आओ जरा एक चार्ट से समझते हैं पूरी बात को। देखो मान लो मैंने यहां लिखा है, एक फूड चेन लिख देता हूं आपके लिए। ठीक है, अच्छा फूड वेब क्या होता है? आपस में जुड़ी हुई फूड चेन। फूड वेब क्या होता है बेटा? इंटरलिंक्ड फूड चेन, क्योंकि नेचर में फूड चेन नहीं मिलती, फूड वेब मिलता है। इंटरलिंक फूड चेन, उसको आप क्या बोलते हो? फूड वेब बोलते हो। इंटरलिंक फूड चेन को आप क्या बोलते हो? फूड वेब बोलते हो। क्या बोलते हो? फूड वेब बोलते हो। यहां तक कोई दिक्कत है? इंटरलिंक फूड चेन को हम क्या बोलते हैं? फूड वेब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फूड वेब बोलते हैं। क्या यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं। ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म एक से ज्यादा ट्रॉफिक लेवल ऑक्यूपाई कर सकता है। वन ऑर्गेनिज्म कैन ऑक्यूपाई मोर देन वन ट्रॉफिक लेवल। मोर देन वन ट्रॉफिक लेवल, एक से ज्यादा ट्रॉफिक लेवल एक ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाई कर सकता है। क्लियर है? ठीक है बेटा, आ जाओ। अब हम क्या बात कर रहे हैं, सबसे पहले मेरी बात सुनना। फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में प्राइमरी प्रोड्यूसर आएंगे, जो मेरे पास कौन कौन हो सकते हैं? प्लांट्स हो सकते हैं, फाइटोप्लैंक्टन हो सकते हैं। फाइटोप्लैंक्टन प्लांट्स में ग्रास वगैरह हो सकता है। सेकंड प्रोड्यूसर को आप हर्बीवोर भी बोल सकते हो। यस, क्या बोल सकते हो? हर्बीवोर। ठीक है, या आप क्या लिख सकते हो? प्राइमरी कंज्यूमर लिख सकते हो। प्राइमरी मतलब पहले लेवल का कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर, क्योंकि कंज्यूमर में कई लेवल बन सकते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी, हमने लिखा है ना, कंज्यूमर में कई लेवल है। हर्बीवोर बोल सकते हो। इनमें मेरे पास क्या आ जाएगा? इसमें आ जाएगा ग्रास हॉपर। इसमें कई बार आपका क्या आ जाता है? एक मोलुस्का आ सकता है, मोलुस्का एक्वेटिक में आ जाएगा, या जू प्लैंक्टन आ सकता है। यस और नो? टर्सरी प्रोड्यूसर को प्राइमरी कार्निवोर लिख सकते हो, और कंज्यूमर के लेवल पर सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर, यस 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 यस, है ना? यस, तो आप देख लो ध्यान से, आप सेकेंडरी कंज्यूमर लिख सकते हो। ठीक है, अब ये जो है मेरे पास ये वाला, इसको टॉप कंज्यूमर लिख सकते हो। ठीक है, टर्शरी प्रोड्यूसर लिख सकते हो। टर्शरी, इसको लिख सकते हैं टर्शरी प्रोड्यूसर। टर्शरी मतलब तीसरे लेवल का, टर्शरी प्रोड्यूसर लिख सकते हैं। ठीक है, इसको लिख सकते हैं टर्शरी कंज्यूमर, तीसरे लेवल का कंज्यूमर। यस, है ना? यस, सेकेंडरी कार्निवोर। भाई प्राइमरी कार्निवोर और सेकेंडरी कार्निवोर समझ में आ रहा है? कार्निवोर किस लेवल से स्टार्ट होता है? थर्ड से। यस, तो ये वर्ड्स है मेरे पास। जैसे जो हर्बीवोर है वो प्राइमरी लेवल का कंज्यूमर है। ठीक है, जो टर्शरी प्रोड्यूसर है, तीसरा ट्रॉफिक लेवल है, वो प्राइमरी कार्निवोर है, हर्बीवोर को खा रहा है। सेकेंडरी कंज्यूमर है, टर्शरी प्रोड्यूसर है। तो ये टर्म्स आपको आनी चाहिए। फूड चेन क्या होती है? आपस में जुड़े हुए ट्रॉफिक लेवल। फूड वेब क्या होता है? फूड वेब होता है आपस में लिंक फूड चेन होती है। क्लियर है? अब यहां से हमें क्या करनी है बेटा? फूड चेन की टाइप करनी है। आप देखो ये वाला आपने याद करना है कि जो मेरे पास प्राइमरी प्रोड्यूसर है कौन कौन है? फाइटोप्लैंक्टन, ग्रास और ट्री। जू प्लैंक्टन, ग्रास हॉपर, काउ, हर्बीवोर हो गए। बर्ड्स आ गया, फिशेज आ गई, वुल्फ आ गई। ये तीसरे लेवल पर है बेटा। बर्ड और मैन जो है, सॉरी, मैन और लॉयन को फोर्थ ट्रॉफिक लेवल पे रखा हुआ है। तो आप देख लो ये चीज को। तो फिशेज हो गई, वो कौन से लेवल पे आएगी? थर्ड पे आएगी। ठीक है, अब हम यहां से क्या करेंगे बेटा? अब हम यहां से क्या करेंगे? फूड चेन की टाइप पढ़ने वाले हैं। हम क्या पढ़ेंगे? टाइप ऑफ फूड चेन पढ़ेंगे। हमने फूड चेन की बात कर ली है, अब फूड चेन की हम टाइप पढ़ने वाले हैं बेटा। हम किसकी टाइप पढ़ने वाले हैं? फूड चेन की टाइप हम पढ़ने वाले हैं। देखो फूड चेन की कितनी टाइप होती है पहले समझना। देखो हमारे पास दो तरह की फूड चेन होती है। एक होती है ग्रेजिंग फूड चेन। ग्रेजिंग फूड चेन, ग्रेजिंग से आपको समझना है कि ये किससे स्टार्ट होती है? स्टार्ट विद प्राइमरी प्रोड्यूसर। ये किससे स्टार्ट होगी? प्राइमरी प्रोड्यूसर से स्टार्ट होती है। इसके एग्जाम्पल आपके पास तीन है। ए, इसके एग्जाम्पल है एक ग्रासलैंड की,
तो जो ग्रास लैंड की है उसमें क्या आएगा, आप ध्यान से देखो, उसमें क्या आएगा, ग्रास आएगी, ग्रास हॉपर आएगा और बर्ड आ गया, ये आ गया एक। तो दूसरी होती है एक्वेटिक की, पानी की। पानी वाली में क्या आएगा, सबसे पहले आएगा फाइटोप्लैंक्टन। तीन तरह की होती है, फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन और हमारे पास आ जाएगा स्मॉल फिश, ये आ गया। और तीसरी हमारे पास होती है फॉरेस्ट की। तीन तरह की आपके सिलेबस में, फॉरेस्ट में ट्री आएगा और ट्री के ऊपर हमारे पास क्या आता है, बर्ड आता है। क्या यहां तक समझ में आ रहा है? इसको हम कहते हैं ग्रेजिंग फूड चेन। उसके बाद हमारे पास आती है डेट्राइटस फूड चेन। कौन सी आती है, डेट्राइटस फूड चेन आ जाती है। डेट्राइटस फूड चेन आ गई। डेट्राइटस फूड चेन को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं डीएफसी, डेट्राइटस फूड चेन कहते हैं बेटा। इसको हम क्या बोलते हैं, डीएफसी बोलते हैं, डेट्राइटस फूड चेन बोलते हैं। यस और नो? ठीक है। तो डेट्राइटस फूड चेन जो है बेटा हमारे पास, डेट्राइटस फूड चेन जो है उसको हमने डीएफसी बोल दिया है। इसमें हमारे पास क्या है, डेड ऑर्गेनिज्म, ए डेड ऑर्गेनिज्म, और उसके बाद हमारे पास आते हैं डीकंपोजर। डीकंपोजर्स आ जाते हैं, जैसे कि मान लो अर्थवॉर्म आ गया, इसको कहते हैं डेट्राइटस फूड चेन। यस और नो? एग्जांपल हो गया। अब जरा एक चीज समझना ध्यान से, कुछ बेसिक से पॉइंट है जो आपको समझना है। नोट में लिखूंगा, देखो ये जो जीएफसी है एंड डीएफसी है, ये सभी इकोसिस्टम पे प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट ऑन ऑल इकोसिस्टम, सभी प्रकार के इकोसिस्टम में मिलती है। जैसे मान लो ये लैंड है, लैंड पर ये ट्री है, ठीक है, इनको कौन खा रहा है, बर्ड खा रहा है या कोई ग्रास हॉपर खा रहा है, जो भी चीज खा रहा है, पर इनमें से बहुत सारा जाकर डीकंपोज भी तो हो रहा है। तो सभी प्रकार के इकोसिस्टम मिलते हैं। ये मान लो पॉन्ड इकोसिस्टम है, तो पॉन्ड में मेरे पास मान लो फाइटोप्लैंक्टन है, जो भी है, यहां डीकंपोजर्स हैं। तो जीएफसी और डीएफसी, ग्रेजिंग फूड चेन और डेट्राइटस फूड चेन, सभी प्रकार के इकोसिस्टम में मिलती है। होता यह है कि लैंड पर प्रोडक्टिविटी हाई होती है, खाना बहुत ज्यादा बनता है, लैंड पर प्रोडक्टिविटी हाई है, तो डीएफसी ज्यादा होती है लैंड पर, मोर इन डीएफसी, मोर इन लैंड। लैंड पर डीएफसी ज्यादा होती है, क्योंकि जब खाना ज्यादा बनेगा, मान लो आपके घर में 4 लोग हैं, 20 लोगों का खाना बन गया, क्या चारों को पेट भर भर के खिला दोगे? नहीं, जितना खाएगा उतना ही खाएगा, बाकी का क्या होगा, वेस्ट होगा। ऐसे ही लैंड पर प्रोडक्टिविटी हाई होती है और सीजनल चेंज भी होता है, बारिश होती है, खूब घास उग जाती है, तो मैक्सिमम चीजें वेस्ट होंगी। अब हम बात करते हैं पानी में, एक्वेटिक में। एक्वेटिक में क्या होता है, प्रोडक्टिविटी कंपैरेटिवली लो है, हमने पढ़ा भी है, प्रोडक्टिविटी क्या है, लो है। तो हम ये देखते हैं बेटा, हम ये देखते हैं कि जीएफसी ज्यादा है, जीएफसी मोर है किसमें, मोर है किसमें, पानी में। एक्वेटिक में क्या ज्यादा है, जीएफसी ज्यादा है। क्या मेरे को बात समझ में आ रही है? एक्वेटिक में जीएफसी ज्यादा है। क्या यहां तक क्लियर है? लैंड पर क्या ज्यादा है, डीएफसी ज्यादा है, और पानी में क्या ज्यादा है, जीएफसी ज्यादा है। क्या यहां तक समझ में आ रही है? क्या यहां तक समझ में आ रही है? ठीक है, क्या यहां तक समझ में आ रही है? ठीक है। अब हम यहां से एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, जिसको हम कह रहे हैं इकोलॉजिकल पिरामिड। मतलब क्या हुआ, हमने फूड चेन पढ़ ली, फूड चेन में हमने 2 टाइप की पढ़ी, डीएफसी और जीएफसी पढ़ी। हमने एक चीज और देखी, ये फूड चेन लिंक भी होती हैं। जैसे मान लो एक मरा हुआ एनिमल था, उसको अर्थवर्म खा रहा है, अब अर्थवर्म को बर्ड ने खा लिया, बर्ड को किसी लॉयन ने खा लिया, तो डीएफसी जीएफसी आपस में लिंक भी होती है। ये बात समझ में आ रही है? अब जैसे हम बात करते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड, ये क्या होता है? इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होता है बेटा, हमारे पास क्या होता है, ये एक तरह का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ये क्या है, एक तरह का क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। किसके बीच में? बिटवीन ट्रॉफिक लेवल्स। ट्रॉफिक लेवल्स के बीच में ग्राफ जैसा जो रिप्रेजेंटेशन है, आपस में एक लिंक है, उसको हमने इकोलॉजिकल पिरामिड बोला है। ठीक है, तो इकोलॉजिकल पिरामिड एक्चुअल में क्या होता है, अगर मैं डेफिनेशन देखूं, देखो इकोलॉजिकल पिरामिड क्या, आपने फूड चेन पढ़ी है, क्या क्या पढ़ा है फूड चेन में? ग्रास हॉपर और बर्ड, ये पढ़ा है फूड चेन में। मैं इन तीनों ट्रॉफिक लेवल के बीच में रिलेशन देखना चाह रहा हूं।
कि भाई ग्रास, ग्रास होपर और बर्ड के बीच में क्या रिलेशन है, किसकी टर्म में, कितना नंबर है इनका, कितना बायोमास है और क्या एनर्जी है इनकी। तो हम ये देख रहे हैं बेटा, डेफिनेशन हम कह रहे हैं इट इज डायग्राम या ग्राफिकल, ग्राफ के थ्रू ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बिटवीन डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल, जो अलग अलग ट्रॉफिक लेवल है उनके बीच में, डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल किसकी टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। मान लो इनके बीच में एनर्जी वाइज क्या रिलेशन है, बायोमास एंड नंबर, बायोमास एंड नंबर की टर्म में, एनर्जी बायोमास नंबर की टर्म में इनके बीच में क्या रिलेशन है। एक ग्राफ के थ्रू मैं क्या देखूंगा, ये चीज देखने जा रहा हूं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? एक रिलेशन देखने जा रहा हूं। इसको कह रहे हैं इकोलॉजिकल पिरामिड। यस, इसको क्या बोल रहे हैं, इकोलॉजिकल पिरामिड बोल रहे हैं। ठीक है, अब क्या है देखो, अब क्या है, कुछ बेसिक पॉइंट है ये पिरामिड ड्रॉ करते वक्त। देखो सबसे पहला बेसिक पॉइंट क्या है कि जो बेस ऑफ पिरामिड है, आप जब पिरामिड बनाते हो, ऐसे शेप बनाते हो, तो यहां पर हर एक बॉक्स एक ट्रॉफिक लेवल है। तो बेस ऑफ पिरामिड पर हमेशा प्रोड्यूसर होगा। बेस ऑफ पिरामिड पर क्या होगा, प्रोड्यूसर होता है। जैसे मान लो मैंने ये बॉक्स बना दिया, ऐसे बॉक्स बना दिए, तो ये जो बॉक्स है ना, ये एक ट्रॉफिक लेवल है। तो बेस पर हमेशा प्रोड्यूसर बनाओगे, तो इसका मतलब फूड चेन नीचे से ऊपर की तरफ बन रही है। मेरी बात समझ में आ रही है? फूड चेन कहां बन रही है बेटा, फूड चेन नीचे से ऊपर की तरफ बन रही है। दूसरी चीज, मान लो इस वाले बॉक्स पर ट्रॉफिक लेवल बना रहे हो, आपने प्रोड्यूसर बना दिया, यहां पे आप घास लिख रहे हो, ग्रास। अब क्या आप एक ग्रास नंबर काउंट करना है, तो क्या आप एक घास काउंट करोगे, क्या 10 काउंट करोगे या सारी? एक्चुअल में क्या होता है, जब आप इकोलॉजिकल पिरामिड बनाते हो ना, तो कुछ अजम्पशंस होती हैं। पहला, बेस पर हमेशा प्रोड्यूसर बनाओगे और नीचे से ऊपर की तरफ बनता ही है। ठीक है। दूसरी अजम्पशन है, सारे मेंबर काउंट करने होते हैं। ऑल मेंबर्स ऑफ वन ट्रॉफिक लेवल, लेवल, सारे मेंबर आप एक ट्रॉफिक लेवल के काउंट करते हो। शुड बी काउंटेड। सारे मेंबर्स आपने काउंट किए हैं किसके, एक ट्रॉफिक लेवल के। एक ट्रॉफिक लेवल के सारे मेंबर काउंट किए हैं आपने, सारे मेंबर काउंट किए हैं। ऑल मेंबर्स ऑफ वन ट्रॉफिक लेवल शुड बी काउंटेड। सारे मेंबर, आप सारे ध्यान सुनेंगे, ऑल मेंबर्स ऑफ वन ट्रॉफिक लेवल शुड बी काउंटेड। सारे मेंबर आपने एक ट्रॉफिक लेवल के काउंट किए हैं। क्यों काउंट किए, सिंगल से रॉन्ग आएगा। तीसरा चीज बेटा, तीसरा ये हो गया, बेस ऑफ पिरामिड में प्रोड्यूसर है। दूसरा हो गया, ऑल मेंबर्स ऑफ वन ट्रॉफिक लेवल शुड बी काउंटेड। तीसरा बोल रहे हैं बेटा, तीसरा हम क्या बोल रहे हैं, ये हो गया। ठीक है, तीसरा हम क्या असम्पशन रखेंगे, एक टर्म होती है स्टैंडिंग क्रॉप, यहां पर लेते हैं। स्टैंडिंग क्रॉप क्या होता है, टोटल बायोमास या नंबर ऑफ लिविंग इन दैट ट्रॉफिक लेवल। किसी भी ट्रॉफिक लेवल के टोटल बायोमास है ना, उसके नंबर को हम क्या बोलते हैं, स्टैंडिंग क्रॉप बोलते हैं। ठीक है, एक चीज और मैं बता देता हूं, यहां पर ये हम क्या बना रहे हैं, इकोलॉजिकल पिरामिड बना रहे हैं। ठीक है, अब देखो हमारे पास इकोलॉजिकल पिरामिड के जब हम एग्जाम्पल बनाते हैं, तो हम तीन तरह के पिरामिड बनाते हैं। एक बनाते हैं ग्रासलैंड का, जिसमें मेरे पास ग्रास हॉपर और मान लो बर्ड आ गया। एक बनाते हैं फॉरेस्ट का, फॉरेस्ट में ट्री के ऊपर इंसेक्ट या बर्ड बना दो। और एक बनाते हैं एक्वेटिक का, फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन और स्मॉल फिश। इस तरीके से बनाते हैं। अब ये फूड चेन को लेके मैं एनर्जी का बना सकता हूं। तो जब मैं एनर्जी का बनाऊंगा ना बेटा इसको लेके, तो मुझे ये सीधा दिखेगा। सीधा दिखने का क्या मतलब है, सीधा मतलब ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ, ऐसा दिखेगा। ऐसा आपको लगेगा कि भाई ये एरिया ज्यादा है तो यहां एनर्जी ज्यादा, फिर ये तो ये क्या है बेटा, ये ग्रास है, ये क्या है, ग्रास हॉपर है, ये क्या है, मान लो बर्ड है। तो ये पिरामिड कैसा है, इसको कहते हैं अपराइट। तो एनर्जी का पिरामिड चाहे आप किसी का भी बनाओ, ये आपने ट्री बना दिया
और ये आपने बर्ड बना दिया, तो ये भी सीधा आएगा। एनर्जी का पिरामिड हमेशा सीधा आता है, क्योंकि एनर्जी क्या है, डिक्लाइन करती है हमेशा। एक्वेटिक में मान लो फाइटोप्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन, और फिर क्या आ गया, ये मेरे पास स्मॉल फिश आ गई। तो ये भी मेरे पास क्या आ गया, ये फाइटोप्लैंक्टन आ गया, फाइटोप्लैंक्टन, यस और नो। ये क्या आ गया, जू प्लैंक्टन आ गया। यहां पे क्या आ गया, स्मॉल फिश आ गया। ये भी मेरे पास क्या है बेटा, अपराइट है। ये भी मेरे पास क्या, अपराइट सीधा पिरामिड है, सीधा पिरामिड। तो एनर्जी का नोट यहां पे चलेंगे, एनर्जी का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। एनर्जी का पिरामिड जो होता है वो ऑलवेज अपराइट होता है। ऑलवेज क्या होगा, अपराइट होगा, हमेशा वो अपराइट होता है। समझ लो ध्यान से, हमेशा अपराइट होता है। एनर्जी का पिरामिड हमेशा क्या होगा बेटा, अपराइट होगा, हमेशा अपराइट होगा एनर्जी का पिरामिड। फॉरेस्ट, ध्यान सुनेंगे, फॉरेस्ट, फॉरेस्ट, फॉरेस्ट वाला भी, अच्छा आगे आ जाते हैं। अब आते हैं इसका नंबर वाला, देख लेते हैं। नंबर में ग्रासलैंड में ग्रास का नंबर ज्यादा है, फिर ग्रास हॉपर, फिर बर्ड। ऐसे बायोमास में देख लो, इसका बायोमास ज्यादा है, फिर इसका कम है, इसका कम है। ये किसका है, ग्रासलैंड का। अब जरा फॉरेस्ट का देखते हैं। फॉरेस्ट में नंबर में बेटा ट्री का नंबर कम होता है, बर्ड का नंबर ज्यादा होता है। आप समझ रहे हो, तो ये इन्वर्टेड आ गया भाई। ये ट्री है, ट्री का नंबर कम होता है, बर्ड का नंबर ज्यादा होता है। तो हम ये लिखेंगे कि नंबर में फॉरेस्ट वाला इन्वर्टेड है। अब जरा इसको देखते हैं, ये सीधा है बेटा, ये सीधा है, लेकिन यहां पर एक गड़बड़ है। देखो, ये देखो, अगर फॉरेस्ट का हम बायोमास का बनाए तो ट्री का बायोमास ज्यादा होता है किससे, बर्ड से। भाई ट्री का जो बायोमास है वो ज्यादा होगा किससे, बर्ड के बायोमास से। मान लो 100 ट्री हैं और 2000 बर्ड हैं, मान लो 2000 बर्ड हैं और 10 ट्री हैं, नंबर था। अब उसका बायोमास तो ज्यादा होगा ना बर्ड का। यहां पे देखो, मान लो बर्ड का, मान लो 2000 बर्ड्स थे, 100 ग्राम का होगा, तो इसमें 20,000 ग्राम आ जाएगा। ट्री एक ही 100 किलो का होता है, तो बायोमास आ गया यहां पे, ये सीधा आएगा। अब यहां पर ये वाला पिरामिड उल्टा आता है, किसका, किसका पिरामिड उल्टा आता है बेटा, ये वाला। क्योंकि क्या होता है, किसी गिवन टाइम पर जितने भी फाइटोप्लैंक्टन है उनका बायोमास कम आता है, तो ये वाला भी इन्वर्टेड आ रहा है। तो इन्वर्टेड कौन कौन से आ रहे हैं, आप देखो ध्यान से, इन्वर्टेड कौन कौन से आ रहे हैं, इन्वर्टेड कौन कौन से आ रहे हैं बेटा, अब देखो खुद से, इन्वर्टेड कौन कौन से आ रहे हैं। एक ये वाला इन्वर्टेड आ रहा है, कौन सा आ रहा है, एक ये इन्वर्टेड आ रहा है और एक ये इन्वर्टेड आ रहा है। ये इन्वर्टेड क्यों आ रहा है मैं बताता हूं। मान लो इनका नंबर 100 है, इनका नंबर 50 है, इसका नंबर 5 है, और ये एक है 1 ग्राम का, ये है 5 ग्राम का, और ये है आपका 70 ग्राम का, एक फिश है ये। तो अगर आप इसका बायोमास निकालो तो इसका कितना आ जाएगा, 100 ग्राम, इसका कितना आ जाएगा 250 ग्राम, और इसका कितना आ जाएगा 350 ग्राम। तो किसी गिवन टाइम पर फाइटोप्लैंक्टन का नंबर ज्यादा होता है जू प्लैंक्टन और स्मॉल फिश से, पर बायोमास जो है वो ज्यादा आता है किसका, लार्ज फिश का। क्योंकि क्या होता है, प्रोडक्टिविटी कम है, क्या है, प्रोडक्टिविटी कम है, तो गिवन टाइम पर बहुत सारे फाइटोप्लैंक्टन नहीं होते। तो इन्वर्टेड आपको याद करना है कौन सा पिरामिड है। इकोलॉजिकल पिरामिड के टॉपिक पे कुछ बेसिक याद रखना, नीचे बेस पर प्रोड्यूसर बनाएंगे, फिर नीचे से ऊपर की तरफ सारे मेंबर काउंट करने, नहीं तो काउंटिंग गलत आएगी। दूसरा, स्टैंडिंग क्रॉप आपको पता होना चाहिए। इकोलॉजिकल पिरामिड एनर्जी का, नंबर का, बायोमास का बनाते हैं। ग्रासलैंड का तीनों का सीधा आता है, एनर्जी का ग्रासलैंड, फॉरेस्ट, एक्वेटिक का सीधा आता है। नंबर में फॉरेस्ट का इन्वर्टेड है, बायोमास में मेरे पास किसका, एक्वेटिक वाले का इन्वर्टेड है। यस। अब यहां पर एक टॉपिक है जो आपको ध्यान रखना है, वो ये है बेटा कि हम क्या पढ़ते हैं बच्चे, जो एनर्जी का फ्लो होता है उसमें हम एक 10% लॉ पढ़ते हैं। एनर्जी का फ्लो जब पढ़ते हैं तो उसमें फूड चेन में हम एक 10% लॉ पढ़ते हैं। क्या होता है 10% लॉ? 10% लॉ ये कहता है, ध्यान से सुनेंगे, 10% लॉ ये कहता है कि जो सनलाइट है,
सनलाइट आपने पढ़ा है, उसमें से कितना प्लांट यूज कर सकता है, 1 से 10%, तो नॉर्मली हम 1% लेते हैं। उसके बाद जब वो प्लांट के पास गया, जो भी गया, उससे अगले ट्रॉफिक लेवल में, जैसे मैंने यहां हर्बीवोर लिख दिया और उसके बाद कार्निवोर लिख दिया, तो यहां पर मान लो अगर 1000 जूल है तो यहां 100 जूल जाएगा, यहां 10 जूल जाएगा, इतना नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे ट्रांसफर होता है। अब ये 1% है, तो इसका मतलब यहां पर ये तो है ही, 2 जीरो और लगा दो, इतना सन से आया था, इतना सन से आया था, तो प्लांट में 1% जा रहा है, मैक्सिमम 10 जा सकता है, 1% जा रहा है। उसके बाद मेरे पास अगले में ट्रॉफिक लेवल पे क्या जाता है, 10% जाता है, इसे 10% लॉ कहते हैं। इसमें यही रीजन है कि जो एनर्जी है बेटा वो डिक्रीज करती है और डिक्रीज करती है, और नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर कितनी जाती है, ओनली 10%। कितनी जाती है, ओनली 10% जाती है। मेरी बात समझ में आ रही है? इसीलिए ध्यान से सुनेंगे, इसीलिए हम क्या करते हैं बेटा, इसीलिए हम क्या करते हैं, 10% लॉ में हम कह रहे हैं सिर्फ 10% आगे जाती है, इसीलिए बहुत लंबी फूड चेन नहीं होती। इसीलिए नेचर नॉट सपोर्ट वेरी लॉन्ग फूड चेन, ठीक है। अब हमने ये फूड चेन को लेके क्या बनाए थे, इकोलॉजिकल पिरामिड बनाए थे, ठीक है। एक चीज आपने ऑब्जर्व करी यहां पर कि इकोलॉजिकल पिरामिड में मैंने डीएफसी का कोई पिरामिड नहीं बनाया, डेट्राइटस फूड चेन का कोई पिरामिड नहीं बनाया। यही इसका ड्रॉबैक है। अगर आपसे पूछा जाए ड्रॉबैक क्या है, ड्रॉबैक ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड क्या है, इसको किसके लिए ड्रॉ करते हैं, इसको ड्रॉ करते हैं जीएफसी के, ड्रॉ फॉर डीएफसी, सॉरी जीएफसी, नॉट फॉर डीएफसी, जबकि डीएफसी अच्छा खासा होता है। दूसरा, इसको ड्रॉ करते हैं फूड चेन के लिए, बट नेचर में फूड वेब भी मिलता है, बट नेचर में क्या है बेटा, फूड वेब भी होता है, फूड वेब ऑल्सो प्रेजेंट, नेचर में फूड वेब भी होता है, ठीक है। तीसरा नेचर में फूड वेब भी होता है। तीसरा क्या है बेटा, फर्स्ट तो ये हो गया, सेकंड ये हो गया। तीसरी चीज क्या है कि इन नेचर हमारे पास वन ऑर्गेनिज्म एक से ज्यादा ट्रॉफिक लेवल ऑक्यूपाई करता है, ऑक्यूपाई मोर देन वन ट्रॉफिक लेवल, एक ऑर्गेनिज्म एक से ज्यादा ट्रॉफिक लेवल ऑक्यूपाई करता है, एक से ज्यादा ट्रॉफिक लेवल ऑक्यूपाई करता है। इन नेचर में एक ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाई करता है मोर देन वन ट्रॉफिक लेवल। मेरी बात क्लियर है यहां तक, ठीक है। यही 3 ड्रॉबैक हैं, क्योंकि अगर एक से ज्यादा पे ऑक्यूपाई करेगा तो क्या हो जाएगा, डबल काउंटिंग हो जाएगी। जीएफसी के लिए बनाते हैं, डीएफसी के लिए नहीं, पर नेचर में ये भी तो इंपॉर्टेंट है। और फूड चेन के लिए बनाते हैं, पर नेचर में फूड वेब मिलती है। क्लियर है? तो ये टॉपिक है इस चैप्टर के, प्लीज ध्यान से करिए, एनसीईआरटी रीड करिए और क्वेश्चन सॉल्व करिए। इसका एक 50 क्वेश्चन का मैंने पीडीएफ दिया हुआ है आपको, मैं कंबाइन पूरी क्लास 12 की पीडीएफ इसकी अपलोड कर रहा हूं, उसको सॉल्व करिए। ठीक है बेटा, मिलते हैं, बाय।